गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो लेक्चर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपका जो 11th का जो मॉडल है, एक ही मॉडल सेट आपका अभी तक दिया गया आपको। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, जो 1 या 2 को होने वाला है, उसमें से कौन से वैसे इंपॉर्टेंट जो डाले गए हैं मॉडल सेट में, वो कुछ क्वेश्चन आज के हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आपका 1 या 2 को एग्जाम है, तो हम 28 को या 29 को, 28 को लाइव आ जाएंगे और फिर से हम अपने से 1-2 सेट आपको हम देंगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 12th क्लास में वैसे दिया गया था, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो आपको आप देखेंगे टेली किया था 12th में। अब 11th में उसी प्रकार से हम फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो मॉडल क्वेश्चन दिया गया है उसी पैटर्न से आपका एग्जाम होगा। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है किस सेशन से और कौन से इसमें जो क्वेश्चन है कुछ वो दिए हुए हैं। हो सकता है कि ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो। तो ये जो इसमें जो पैसेज दिया हुआ है और जो ग्रामर के सेक्शन है, वो से एक आइडिया हो जाएगा हम लोग को कि किस प्रकार का जो पैटर्न का क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आगे हम लोग ये भी देखते चले जाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सिस्टमेटिकली डाला गया है, जिससे हम लोग ये पता चल जाएगा हम लोग को कि क्या क्वेश्चन है और कैसे पूछा जाएगा। तो ये आपका जो पहला दिया गया, तो ये आपका है पैसेज। ये क्या है आपका? ये आपका पैसेज है। और इस पैसेज से आप जानते हैं कि पैसेज से 4-5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो कि वो सभी के सब एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसलिए कि आपका जो 100% मार्क्स आपको सिक्योर कराता है ये पैसेज है। इसको आप सही से हल कर लेंगे तो आपको बढ़िया से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से। और जो भी नीचे ग्रामर के सेक्शन है, हालांकि जितने सारे क्लासेस मैंने लिए हैं वो सारा में एक एक पोर्शन को मैंने बहुत अच्छा तरीका से आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी एक एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, तो अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 to 5 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसी का आंसर आपको यहाँ से देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको टाइम बचाना है, तो आपको देखिए टाइम तो आपके पास 1.5 घंटा रहेगा। 1.5 घंटा में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरी बात कि आपको कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं, तो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगता है। तो ज़्यादा आपको ये फोकस करना है 1 to 5 या 6 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करना है। 6 में आपको कोशिश करना है कि सारे के सारे मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाएं, ताकि आप बढ़िया से उसको सभी चीज को देख सके। देखिए सबसे बड़ा चीज है इसमें जो पैसेज दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। 1 से 5 तक आपको ये पढ़ के आंसर देना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आप इसको समझने पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना जो नहीं समझ पाते हैं इसको, उसको नहीं समझेंगे। तो क्या करना है हम लोग को कि एक बार इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और उसका आंसर हमको चूंकि इसमें लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ टिक लगाना है, तो आंसर आपको इसी में छिपा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका आंसर दिया हुआ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन ऑफ दिस। तो ये सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ये क्वेश्चन भी देखना है कि आप जो सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट वाला, उसका आंसर कहाँ आपका है। वैसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स एंड फ्रॉम एंड आर फिनाइट। तो ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो आपको टेली करेगा वहां से। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान रखना है साथ में, और आपको जो पढ़ते जाना है वो भी ध्यान देना है। तो चलिए, ये जो पैसेज दिया हुआ है किस बारे में दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है रिन्यूएबल करने के लिए। जैसे कि रिन्यू करते हैं किसी चीज़ को, आप नवीकरण करते हैं संसाधन को, ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो फिर से उसको नवीकरण करके यूज करते हैं, उसके ऊपर ये पैसेज डाला गया है। ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है। बोलता है क्या, सो देखिए, द कॉन्सेप्ट और renewable energy has gained significant attention in the recent years as a way of reduce our dependence of fossil fuels and combat climate change। ठीक है, तो बोलता है कि ये आप इसका मीनिंग को अगर समझना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखना चाहें तो आपको आगे पढ़ते जाना ध्यान से, और फिर यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान देना कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्वेश्चन है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, जियोथर्मल एंड बायोमास आर, हाँ, बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि आपको जहाँ मिले आप उसको ध्यान से आपको पकड़ लेना है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल, खाली स्थान आपको भरना है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सेस। तो ये जो चीजें हैं वो किसके सोर्सेस है, किसके स्रोत है, तो आपको यहाँ पर जो पढ़ते चले जाते हैं। चलिए फिर से एक बार, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर
एज ए वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग के लिए जो रिन्यूएबल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो नवीकरणीय जो हम संसाधनों का यूज कर रहे हैं, फिर से जो खत्म हो जाता है फिर से उसको नया करके फिर से उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिसाइकल कर लेते हैं। तो वो जो रिन्यूएबल करने का हम लोग को जो एनर्जी, किसी भी एनर्जी को रिन्यूएबल करते हैं, तो वो जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो अभी क्या कर चुका है, सिग्निफिकेंट अटेंशन, मतलब कि एक शानदार तरीके से लोगों के ध्यान को आकर्षित किया है, ठीक है, कुछ पीछे कुछ सालों में, ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है, मतलब कोयला पेट्रोलियम पर ज्यादा डिपेंडेंट है, उसको वो कम कर रहा है। क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये कुछ दिन के चलने वाले रिसोर्सेस है। फिर तो आपको मतलब जो है वो आपको ऐसा एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा जिसको रिन्यू किया जाता है, जैसे कि जैसे कि सन को आप हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर सबसे ज्यादा एनर्जी का एक अभी समझे कि एक पर्टिकुलर सोर्स माना जाता है जिसको हम निरंतर यूज कर सकते हैं। बाकी फॉसिल फ्यूल से अगर हम यूज करते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का यूज करते हैं, कहने मतलब पेट्रोलियम का, तो वो एक तरीका से समझिए कि वो रिन्यू नहीं होगा, वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो इंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आज जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम फिर से बना सकते हैं, जिसमें कि कौन कौन चीज आगे देखिए देता है, सोलर सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, फिर जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए ये बोलता है ये किसके एग्जांपल है, ये सब के सब, तो ये एग्जांपल हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है, एनर्जी के रिसोर्सेज के। देखिए तो यहाँ पर बोलता है सोर्सेज के, तो अब क्वेश्चन यही है कि सोलर विंड, हाइड्रोकिल या जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ, है ना, इस सोर्सेज। तो किस प्रकार के सोर्सेज था, आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन बोला रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर सिंपल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सबके सब जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल किसके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के, कौन कौन। तो देखिए वहां से बोला सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको याद रखना है रिन्यूएबल एनर्जी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बोलता है देखिए कि दीज सोर्सेस आर कंसीडर रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिप्लेस नेचुरली, ठीक है, और ये रिप्लेस हो जाता है मतलब चेंज कर सकता है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर, है ना, एंड आर फिनाइट। मतलब कहता है कि ये मिलियनों साल लगे फॉसिल फ्यूल्स जो लगा, वो जिससे फॉसिल फ्यूल से मतलब है कि हम आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है, जो कोयला पेट्रोलियम है, बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले वो जीव जंतु या पेड़ पौधों के दबने से, मरने से, या जो नीचे दब गए, फिर वो जो दबने के कारण वो अभी हम लोग उसको देखते हैं कि कितने लाखों साल बीतने के बाद वो कोयला और पेट्रोलियम के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वो फॉसिल फ्यूल से, तो कहने का मतलब है कि अभी ये जो हमारे जो रिन्यूएबल मतलब की एनर्जी होगा, ये मिलियनों साल नहीं, बहुत ही, तो मतलब कि इमीडिएट में ये ट्रांसफर हो जाता है नेचुरली रूप से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिन हम एनर्जी का, ऊर्जा का इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, तो उसको हम अभी हमको ऐसा चाहिए, ऐसा तो हम नहीं ना कर सकते कि लाखों साल का हम तुरंत, मतलब कि उसको लाखों साल फिर से वो प्रोसेस चलेगा तब कोई चीज एनर्जी हमको प्राप्त होगा, हमको तुरंत चाहिए, तो तुरंत के लिए ये चीज है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डाला हुआ है, व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड फायर एंड आर फिनाइट। तो कौन सा चीज है जो मिलियनों साल के बाद तैयार होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, नॉन ऑफ दीजिए। तो आप तो जान रहे फॉसिल फ्यूल्स तैयार होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, ये कौन सा चीज है जो एयर का पोल्यूटेंट है, यानी कि प्रदूषक है, यानी कि जो आप बोलते हैं कि एयर, यानी कि वायु प्रदूषण किससे होता है, तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो चलिए यहाँ पर सिंपल है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको वहां भी आंसर मिल गया होगा, आप जानते होंगे तो, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सबसे बड़ा चीज है ना कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की इस्तेमाल करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का, तो वो जो क्या है कि वो पर्यावरणीय मतलब कि क्या है, मतलब कि एक तरीका से बोलें कि उसके साथ पर्यावरण का एक मित्र है, और इसके साथ मित्रवत व्यवहार के साथ जुड़ जाता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण मित्र है, तो पर्यावरण के साथ ये मिलने वाला, पर्यावरण को ये नुकसान नहीं करता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं करते, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है कि हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ज्यादा, और भी गैसेस बढ़ते हैं, जिससे हम लोग का जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज ये रिलीज नहीं करता है, ठीक है, कौन,
जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, जो क्या करता है कि ये क्लाइमेट चेंज को बदलता मतलब कि बढ़ावा नहीं देता है। ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन हम आपको फटाफट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करना है। दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, और ये भी जो एयर पोल्यूटेंट जैसे होते हैं, जिससे प्रदूषक जो होते हैं ये इससे नहीं निकलते हैं, लाइक जैसे कि एयर पोल्यूटेंट कौन कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको बोला था कि एयर जो है पोल्यूटेंट कौन कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो ये तो सब नहीं होगा, ये तो ऑक्सीजन तो नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए दे दिया, क्या दे दिया है कि पोल्यूटेंट में कौन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन तो नहीं है, तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आपका देखिए आपके आगे जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ठीक है, जो सबसे बड़ा हम लोग का लाभ है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो क्या है, रिसोर्स एनर्जी सोर्सेज क्या है, दैट इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज करता है, इट हेड्स टू द डिप्लेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, ये बहुत सारे स्रोतों को खराब कर देता है, या इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये पर्यावरणीय क्या है, मतलब कि ये पर्यावरण का मित्र है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद रखेंगे पर्यावरण का नुकसान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। 5 विच ऑफ द फ्लोइंग है ना मीन इन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज, तो जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना, तो पैसेज में एक वर्ड आता है, ये वर्ड आपको ये सब दिया हुआ है, इसमें से ये नया वर्ड है, आपको इसका सिमिलर वर्ड इसमें लाना है, मीनिंग बताना है इसका क्या होगा, तो रिक्रिएट होगा, पुनर्बनाना होगा, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना होगा, तो बिल्कुल जनरेट का मतलब क्या होगा आपका, प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसी को आपको ध्यान से देखने बनाना है, ठीक, हो सकता है इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग पूछ दे, यहाँ पर आपको मीनिंग सेम मीनिंग पूछा, ठीक है, एंटोनिम भी पूछ सकता है, सिनोनिम मतलब सेम चीज होगा, तो ये आपको सही से लगाना है, ठीक है। बाकी अब यहाँ से आपका जो है वो आ जाता है क्वेश्चन राइटिंग, ये राइटिंग स्किल के साथ साथ आप देखेंगे ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन में आपको बढ़िया से देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, ये सब मैंने बहुत अच्छा से आपको पढ़ाया था, आपको सारा कॉन्सेप्ट याद होगा, फिर भी फटाफट हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो क्या है कि एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन का प्रयोग आपको मैंने बताया था नोट मेकिंग में होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे किस में होता है, नोट मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका क्या होगा, नोट मेकिंग होगा इसमें, ठीक है, नोट मेकिंग। फिर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, याद रखते जाना है आपको, ठीक है। आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि मैं जो वीडियो लेके आऊंगा एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैं लैब आपसे जोड़ूंगा, मैं बताऊंगा, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा, और हमको यकीन है कि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जाम में टेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है नोट मेकिंग होगा। द समरी ऑफ द पैसेज कंटेंट, जो पैसेज लिखते हैं, समरी लिखते हैं इसी नोट मेकिंग में, तो वो क्या कंटेंट इसमें डाला जाता है, तो ग्लोसरी तो वर्ड रहता है उसमें है, लेकिन आपको मेन चीज आप देखेंगे वर्ड मीनिंग भी तो उसमें रहता है, फॉर्मेट भी बना रहता है, लेकिन आपको मेन चीज आपको याद रखना है कि वो मेन आइडिया को बताता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, इन द वेरी शॉर्ट वर्ड, इन द वेरी शॉर्ट समरी व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। तो उसमें आप रहेगा मेन आइडिया उसमें डाला रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में आप जो रेसिपिएंट होता है, ठीक है, उसको जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप लिख रहे हैं, उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं, ये सर मैडम रेवरेंट करके, माय डियर करके, या डियर सर मैडम करके, हेलो सर और मैडम करके, तो याद रखेंगे उसमें आप डियर सर और मैडम लिख सकते हैं, डियर सर और मैडम, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, किसको, लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है, आप याद रखें न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, न्यूज़पेपर, क्योंकि आप किसी बात को किस में हाईलाइट करते हैं, न्यूज़पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता था, रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा टेंस में लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग, तो पास्ट टेंस में, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, तो डाटा आप लिखते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस आप लिखते हैं, अब ये आप नन अब तो होगा नहीं, तो इसमें याद रखिए पर्सनल बात को इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि ये फैक्चुअल होता है, आप रिपोर्ट को क्या चीज बोला जाता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जब बोला जाता है तो आप फैक्ट बात को लिखते हैं, यानी कि जो सच हुआ है, जो हुआ है वही बात को आपको लिखना है, तो पर्सनल बात को इसमें आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, जो नरेशन होता है, जो आप बातों को लिखते हैं, वो किसमें, किसी भी इवेंट को, घटना को, वो हमेशा किस में लिखा जाता है, तो ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, जो पास्ट टेंस होगा उसका इमीडिएट पास्ट टेंस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल
बी ऑल अबाउट। जो आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो आर्टिकल का पहला पैराग्राफ जो होता है वो किस चीज का होता है? आर्टिकल का पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन बताता है। तो देखिए आपको ऑप्शन यहीं पर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे उसमें क्या होता है कि जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो सबसे उसमें पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक देते हैं, ठीक है। छोटा इंट्रोडक्शन पहले बताते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, है ना, इन द आर्टिकल, ठीक है। कोई भी चीज को डिफिनेशन देते हैं, उसको बताते हैं, डिफाइन करते हैं। व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल, कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं? तो सजेशन लिखते हैं, रिमेडियल मेजर लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, बोथ लिखते हैं। देखो रिमेडियल मेजर कहने का मतलब हो गया पीछे कुछ छूट गया तो उसको भी आप लिख सकते हैं लास्ट में जब क्लोजिंग करते हैं कंक्लूजन में। सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो बोथ एयर भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर है। अब 14 नंबर में आपको यह ध्यान देना है कि एक आपको जम्बलिंग वर्ड पूछता है। जम्बलिंग वर्ड का मतलब है यहाँ पर जंबल वर्ड है, यानी कि इधर उधर वर्ड को कर दिया गया इसमें। अब इसको आपको सही अरेंज करके लिखना कि सही अरेंजमेंट इसका क्या होगा। तो आइसलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन। तो आपको बहुत ही ये तो आपको खुद बनाने के लिए दिया जाता है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन चूंकि आपका ऑप्शन बनाया हुआ है इसलिए आपको सही लग रहा है। चलिए एन आइलैंड इन श्रीलंका द इंडियन ओशियन। चलिए अगला पढ़ते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड है, इन द इंडियन ओशियन, कहाँ है? इंडियन ओशियन में। तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। फिर देखिए इन द इंडियन ओशियन इज श्रीलंका एज आइलैंड, ये गलत है। श्रीलंका इज द आइलैंड इन एन इंडियन ओशियन। देखिए ये और ये बिल्कुल लग रहा है कि ज्यादा सिमिलर है, तो लेकिन फिर भी दोनों में आंसर कौन होगा? तो आपको ये ध्यान देना है कि श्रीलंका इज द आइलैंड लिखा हुआ, आइलैंड के पहले एन लगता है, ए एन, एन आर्टिकल। तो ये जो एन लगा हुआ ये सही है, तो ऑप्शन ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल गलत यूज किया हुआ लिखने में। फिर एक जंबल वर्ड यहाँ पर दे दिया गया है आपको। आई थिंक आपको एग्जाम में एक ही पूछेगा, ठीक है। बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आपके रहेंगे। देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन जंबल। इसमें आप ही देखना है वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में लिखा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो शेक्सपियर से शुरू होगा ये सेंटेंस, तो द शेक्सपियर तो होगा नहीं, इन द वर्ल्ड से होगा नहीं, ड्रामेटिस्ट तो होगा नहीं, शुरू किससे हो गया? शेक्सपियर से। तो बिल्कुल आपको ये सही लगा देना है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर का छोटा मोटा चीज दिया हुआ है आपको, ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है, दोनों रहता है एक ही साथ। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो लेकिन एक ही साथ उसका यूज जैसे कि पिता और पुत्र, फादर एंड सन, तो दोनों में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि ये बता तो रहा है दो लेकिन वर्ब होगा एक, ठीक है। यहाँ पर यूज होगा किसका? आपका इज का, ठीक है। आई फेल, मैं गिर गया, व्हेन, जब, आई द रोड, मैं गिर गया जब मैं क्या क्रॉस करता था, क्रॉस किया था, या क्रॉस कर रहा हूं, या क्रॉस कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं गिर गया। इधर पास्ट टेंस है आपका फेल, तो भी पास्ट टेंस आपको लगाना है, व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं क्रॉस कर रहा था रोड। क्वेश्चन नंबर 18 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि यू, आप, लिव नाउ इफ यू विश, अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप परमिशन के बारे में मे का यूज यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। चलिए यू स्विन, कैन यू स्विन, याद रखें यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये एबिलिटी को बताता है, कैन का यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। द बिग गर्ल इन द पोएम, देखिए अब यहाँ पर ग्रामर आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक मॉडल वर्ब से क्वेश्चन था, जम्बलिंग वर्ड था, ठीक है। एक आपका आर्टिकल से क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपका। द बिग गर्ल इन द पोएम फोटोग्राफ रिफर्स टू, जो बड़ी लड़की थी वो कौन थी? तो याद रखेंगे पोएट्स मदर थी। कौन थी वो? पोएट की माँ थी, याद रखेंगे, बड़ी बड़ी लड़की। शियरली टॉल्सन का जो पोएम था फोटोग्राफ, उससे ये क्वेश्चन है। विच मंथ इन द ईयर, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम लेबनम टॉप, लेबनम टॉप में किस मंथ का यूज किया गया बताइए? तो आपको येलो सितंबर सनलाइट याद है, येलो सितंबर सनलाइट। तो येलो सितंबर कैसा बोला गया? सितंबर को येलो बोला गया था, आपको याद रखना, सितंबर मंथ का यूज है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, किसको पर्सोनिफाई किया गया? तो आपको याद रखना है रेन को किया गया। किसको? रेन को बोलने वाला गुण दिया गया था, रेन को पर्सोनिफाई किया गया। वन कैन फाइंड वंस, है ना, लॉस्ट चाइल्डहुड इन, ठीक है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति पा सकता है खोए हुए बचपन को, किस में? तो याद रखिए पोएट लास्ट में कहता है कि खोया हुआ बचपन छोटे बच्चे में ही पाया सकता है, उसके चेहरे में मिलता है। तो इन द फेस ऑफ ए चाइल्ड, याद रखेंगे द फेस ऑफ ए चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के चेहरे में ही बचपन मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग द पोएम, पोएम के अनुसार फादर टू सन हु स्पीक्स लाइक स्ट्रेंजर, कौन अजनबी जैसे बात करते हैं? तो पिता और पुत्र बात करते हैं फादर टू सन में, और कौन कौन है? फादर एंड सन, ठीक है। तो याद रखेंगे फादर एंड सन कौन करते हैं? फादर एंड सन अजनबियों जैसा बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंडमदर, है ना, ए कंपनी टू हिज स्कूल, जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो स्कूल क्यों जाती थी साथ में उसके साथ?
बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा, क्योंकि इसलिए जाती थी कि जो मंदिर था स्कूल से सटा हुआ था, और दादी माँ मंदिर चली जाती थी और उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल जो था वो अटैच था मंदिर से। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट, जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, वो क्या विश्वास करती थी? एजुकेशन शुड भी, एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो दादी माँ के अनुसार एजुकेशन साइंटिफिक नहीं रिलीजियस होना चाहिए। दादी माँ को रिलीजन में बड़ा शौक था, तो वो रिलीजियस मानती थी, इसलिए चाहती थी कि एजुकेशन रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन ऑनरिंग देयर सी फेयरिंग स्किल? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो थोड़ा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है गॉर्डन कुक नहीं होगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत है। ये जो है ना, गॉर्डन कुक वो व्यक्ति था 200 साल पहले यात्रा किया था समुद्र का। यहाँ पर नरेटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। नरेटर और उसकी जो पत्नी थी, नरेटर के पत्नी का नाम क्या था? मेरी। वो सी फियरिंग स्किल मतलब जो है कि वो जब समुद्र में जाने वाली थी यात्रा करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो वो कितना साल तक ट्रेनिंग ली थी उसको चलाने के लिए? तो याद रखेंगे 16 साल तक उन लोग इंग्लैंड में कोशिश सीखा था, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग सीखा था उन लोग, कि जो समुद्र में हम जाएंगे यात्रा पे, जर्नी पे, तो कैसे वहां हैंडल करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स का। तो 16 साल तक ट्रेनिंग की थी। ठीक है, हु ज्वाइन द गॉर्डन कुक इन द केप टाउन टू टैकल? देखिए यहाँ पर गॉर्डन कुक को लिया गया है, शायद उसका नाम डाल दिया गया। नरेटर, जो नरेटर है, कैप्टन जब जाता है तो साउदर्न इंडियन ओशन जाने से पहले, ठीक है, कौन उसको ज्वाइन करता है? तो याद रखेंगे लैरी विजिल्स और हर्ब सैगलर। तो ये भी था, ये भी था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों, एक अमेरिकन था और एक स्विट्जरलैंड का था। ठीक है, तो दोनों को वो वहां पर हायर किया था राइटर ले जाने के लिए आगे। ठीक है, तो याद रखेंगे लैरी विजिल और हर्ब सैगलर दोनों। ठीक है, 29, द टॉम्ब ऑफ किक टून वाज डिस्कवर्ड बाय, जो टूट का जो टॉम था वो कौन डिस्कवर किया था? हावर्ड कार्टर किया था। याद रखेंगे, क्या रहा, याद रखना है आपको। तो उसका खोज कौन किया था? कौन? हावर्ड कार्टर। ठीक है, कितना में किया था? तो 1922 में। याद रखेंगे। ठीक है, हावर्ड कार्टर ने, है ना, किंग टूट जो है उसके टॉम को डिस्कवर किया था। द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वेयर बरीड एज नोन एज, जहां पर राजाओं के मम्मी को दफनाया जाता था। ठीक है, जहां पर इजिप्शियन किंग राजाओं को दफनाया जाता था, उस जगह को क्या बोला जाता था? तो वैली ऑफ किंग्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वैली ऑफ क्वीन। याद रखेंगे, यहाँ पर अगर क्वींस बोलता है कि महिला, जो वहां पर जो रानियां थी उनको क्या कहाँ दफनाया जाता है? तो यहाँ पर किंग्स बोला गया है, तो वहां पर क्वींस होगा, तो वैली ऑफ क्वींस याद रखेंगे। ठीक है, वैली ऑफ क्वीन। तो वैली ऑफ किंग्स में राजाओं को दफनाया जाता था, किंग्स को, और क्वींस को वैली ऑफ क्वींस में। ठीक है, आप देखिए गंगाधर गायटोंडे वाज द प्रोफेसर ऑफ, गंगाधर पंत नाम है, गायटोंडे उनको बोला जाता था, दोनों एक ही नाम है। गंगाधर पंत वाज ए प्रोफेसर ऑफ, तो किसके ये प्रोफेसर थे? तो आपको याद रखना वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और उसी का लेक्चर वो देने जा रहे थे। कहाँ देने जा रहे थे? याद रखेंगे आजाद मैदान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पर? आजाद मैदान देने के लिए जा रहे थे। ठीक है, ये आजाद मैदान कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। ये सब याद रखना है। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करने के लिए ऑथर कहाँ जाता है? तो याद रखेंगे वो कहाँ गया था? तो देखिए माउंट कैलाश। कौन, कहाँ पर? कोरा। कोरा जो है एक तीर्थ यात्रा है, और ये कहाँ किया जाता है? तो याद रखेंगे माउंट कैलाश में। ठीक है, तो कहाँ गया था वो? तो माउंट कैलाश। फिर आगे की व्हाट डिड लामहो गिव द ऑथर एज ए फेयरवेल प्रेजेंट, जो औरत थी लामहो, वो जो नरेटर वहां से निकल रहे थे, ठीक है, निक मिडिल्टन, तो उसको गिफ्ट के तौर पे वो क्या दी थी? तो सीप स्किन कोट दी थी, भेड़ का बना हुआ एक कोट दी थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डॉर्लिंग हाउस, जो नरेटर थी, है ना, जो नरेटर है मार्गम, इनको वो कितना टाइम मतलब कि डॉर्लिंग्स के घर गई थी, कितना टाइम गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर? तो 2 बार गई थी। एक बार वो पहचानी नहीं, ठीक है, दोबारा फिर गई तो उसकी बेटी दरवाजा खोली थे, तो सी विजिटेड ट्विस 2 बार। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज द स्टोरी ऑफ 2 बॉय, जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स स्टोरी है ना, विलियम शेरॉन का, वो किनके द्वारा, मतलब कि इसमें जो दोनों लड़के हैं वो कौन परिवार से? असेरियन के हैं? तो नहीं, असेरियन के कौन था? जॉन बैरो था। आर्मेनियन परिवार के बच्चे हैं, ये किसके हैं? आर्मेनियन परिवार के। और ये जो पूरा कहानी है वो कहाँ सेट किया गया? अमेरिका में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर आर्मेनियन होगा। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सही है, उसका मालिक कौन था? तो याद रखेंगे जॉन बैरो। ठीक है, ये किसान था।
हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन जो है उनको कौन मतलब कि फॉर्चून बोलते आ रही थी, तो उसकी दोस्त का नाम क्या था, मिसेस फिट्जराल्ड ये बोलते आ रहे थे, याद रखेंगे, मिसेस फिट्जराल्ड, जो ड्रिंकर थी, स्मोकर थी, ठीक है। फिर है आपको 38, एंड्रयू मेंशन वाज, एंड्रयू मेंशन जो थे वो कौन थे, एंड्रयू मेंशन कौन थे, तो एंड्रू मेंशन आपको याद है बर्थ का जो है, बर्थ चैप्टर से है, और ये टीचर सॉरी एक डॉक्टर थे। एंड्रू मेंशन कौन है, न्यूली ट्रेंड डॉक्टर, न्यूली ट्रेंड डॉक्टर थे ये, ठीक है। और याद रखेंगे कि इनके यहाँ बिलबर्ड का नाम क्या चीज था, तो इनके एंड्रू मेंशन का पूछ आपको मैंने बताया था, इसके ये क्रिस्टीन, क्या नाम था, क्रिस्टीन, हाँ क्रिस्टीन, याद रखेंगे क्रिस्टीन नाम था। और ये जो द बर्थ जो स्टोरी है, ये द बर्थ किससे लिया हुआ है, तो सीटाडेल नोवेल से। क्या नाम है इस नोवेल का, सीटाडेल। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, लाइव क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टीन नाम था इसकी बिलवेड का। द अब देखिए 39 में है कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च, ये टेल ऑफ मिलन सिटी का है। तो जो राजा था वो अपना क्रॉन को नीचे गिरा दिया था, उसका मुकुट नीचे गिर गया था, कि मतलब क्या कारण था कि मुकुट नीचे गिर गया था, तो आपको याद रखना है मुकुट नीचे गिरने का कारण था कि वो जो किला बनाने के दिया गया था आर्च, ठीक है, तो आर्च काफी छोटा बनाया गया था, ठीक है। द आर्च वाज बिल्ड क्रुक्ड, ये टेढ़ा था। द आर्च वाज बिल्ड टू लो, तो ये काफी छोटा बनाया गया था, छोटा था इसलिए, तो याद रखेंगे छोटा था इसीलिए उसका मुकुट सट गया, राजा का मुकुट गिर गया और उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राजा कैसा था, तो जस्ट एंड प्लेसिड था, जस्ट एंड प्लेसिड मतलब कि राजा जो तो न्यायप्रिय था और शांतिपूर्वक राजा था। राजा का भी क्वालिटी इस चैप्टर से पूछ सकता, तो जस्ट एंड प्लेसिड, तो इसका आंसर भी होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मिलन सिटी, यानी इसी का है, हु वाज फाइनली हैंग्ड, किसको फांसी में आखिरकार लटका दिया जाता है अंत में, तो राजा खुद लटक जाता है, तो इसमें कौन था, द किंग, ठीक है, द किंग। तो आई थिंक ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता 40 क्वेश्चन, और आपका जो अभी तक मैंने बताया आपको आइडिया हो गया होगा कि विच ऑफ द सेक्शन इज वीकर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर यू, कौन सा आपको अच्छा लगा, बुरा, कहाँ आपको ध्यान देना है। तो आपका जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो उस लाइव क्लास में, ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा, लाइव क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि 2 पैसेज, उसमें आपको जरूरी है, थोड़ा हम डेट देख लेते हैं, दिन कौन सा पड़ रहा है, क्योंकि मेरा अपना ड्यूटी भी रहता है, सो ड्यूटी के अनुसार भी हम देख लेंगे। तो